देखो भाई, कल अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण और स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण चल रहा था। स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। इन स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार हमने 5 पढ़े थे। सबसे पहला जो आधार है वो कौन सा था? पहला था मात्रा काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ये जो मात्रा काल है, यहाँ मात्रा से तात्पर्य मैंने आपसे कहा था किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसको मात्रा कहते हैं। और इस मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद पढ़े थे अपन ने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दूसरा जो है वो पढ़ा था हमने औष्ठाकृति के आधार पर। इस औष्ठाकृति के आधार पर हमने 2 भेद पढ़े थे, एक वृत्ताकार था और दूसरा जो है वो अवृत्ताकार था। इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, उच्चारण करके देख लेना है। ए आ ई ऊ ऊ बोलते हैं तो होठों की आकृति गोल हो जाती है, वृत्त जैसी हो जाती है, इसलिए इनको वृत्ताकार कहा। वृत्ताकार को हम वृत्त मुखी स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाकी शेष जो सभी स्वर बच गए वो कौन से हैं? अवृत्ताकार, और इनको अवृत्तमुखी कह सकते हैं। इसमें आपको 4 स्वर याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो उ, दीर्घ उ, औ और औ। ये 4 स्वर जो हैं वो कौन से हैं? वृत्ताकार। बाकी शेष जो बच गए वो कौन से? अवृत्ताकार। इसके बाद में तीसरा हमने उच्चारण के आधार पर पढ़ा था। उच्चारण के आधार पर हमने 3 भेद किए थे या 2 भेद किए थे। कितने किए थे? 2। कौन कौन से थे बताइए? पहला था अनुनासिक और दूसरा जो है वो था अनुनासिक। इसको हम निर्नुनासिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निर्नुनासिक। शब्द अनुनासिक के लिए हमने कल चर्चा करी थी। अनु का अर्थ होता है अनुसार और नासिक का अर्थ होता है नाक के। और ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक के अनुसार होता है, और नाक के अनुसार होने का मतलब है कि इनके उच्चारण में प्राणवायु जो है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, उनको हम नाम देते हैं अनुनासिक का। कोई भी स्वर अपने मूल रूप में अनुनासिक नहीं होता। स्वरों को अनुनासिक बनाने के लिए उन पर किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का। और जब चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करते समय वायु किससे निकलेगी? मुख और नाक दोनों से। तो हम कह सकते हैं सभी स्वर अपने मूल रूप में क्या होते हैं? अनुनासिक या निर्नुनासिक। ये अनुनासिक शब्द बना है किससे? अन और निर वाले को देखें तो निर, इसके साथ में क्या जुड़ा? अनु, और इसके साथ में क्या जुड़ गया? नासिक। अन प्लस अनुनासिक से अनुनासिक बना और निर प्लस अनुनासिक से निर्नुनासिक। इस अन और निर का अर्थ क्या होता है? नहीं। अनु यानी अनुसार, नासिक यानी नाक के। जो स्वर नाक के अनुसार नहीं बोले जाते उनको हम अनुनासिक या फिर निर्नुनासिक का नाम देते हैं। अब देखिए, किसी भी स्वर के ऊपर आप ऐसे चंद्र बिंदु लगा दोगे तो ये अनुनासिक हो गया। और जब भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी तो उच्चारण किससे होगा? नाक से। इस स्वर को मैं साधारणतया लिखूंगा तो ये अनुनासिक होगा। ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं बिना चंद्र बिंदु के तो ये स्वर है अनुनासिक। और चंद्र बिंदु लगाएंगे तो उच्चारण मुख और नाक से करेंगे तो इस ए का उच्चारण हो जाएगा ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है कि नहीं है?
ये कौन से स्वर हो गए? अनुनासिक। अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके केवल हम किसी स्वर के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करें, किसका? तो ऐसी स्थिति में ये अनुस्वार जो है वो कौन सा होता है? नासिक के। कौन सा स्वर होता है? इसका उच्चारण करते समय ए का उच्चारण तो देखो मुख से होगा ही होगा, इस पर जो अनुस्वार है इसका उच्चारण होगा नाक से, और ये नासिक की ध्वनि होता है। इसी पार्ट में हमने पढ़ा था कि यदि किसी व्यंजन की बात करें तो 5 व्यंजन हैं, ङे, ये, णे, ने और मैं। ये पांचों ही जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान भी नाक होता है, या इसको आप नासिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नासिका। और आपके जो अनुस्वार हैं इसका उच्चारण भी नासिका होता है। हाँ, ये हलंत हैं तो ही स्वर तो इनमें मिलेगा, तो फिर ये व्यंजन जो है वो स्वर के साथ आएंगे। मैं केवल व्यंजन की बात कर रहा हूं। और जब किसी व्यंजन के साथ हलंत है इसका मतलब उसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। तो ये व्यंजन जो है ये नासिक के होते हैं, और अनुस्वार भी क्या होता है? इसीलिए जहां भी पंचम वर्ण आधा आता है उसको हम किसके रूप में लिख देते हैं? अनुस्वार के रूप में लिख देंगे। किसको? पंचम वर्ण को। और ऐसी स्थिति में जो आपका शब्द है वो कैसा बन गया? से के ऊपर अनुस्वार लगा के हमने इसको क्या बना दिया? संधि। क्लियर है? हाँ, दोनों सही है। शब्द शुद्धि में इस पे थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे कि दोनों में से आ जाए तो कौन सा सही है, पर अभी दोनों ही सही हैं। हिंदी में दोनों तरीके प्रचलित हैं। आप देखिए, कल मैंने एक शब्द बताया था कि पीछे ऐसा ही भर्ती में आया हुआ प्रश्न है पंचांग, और पूछा कि इस पंचांग में किन ध्वनियों का प्रयोग हुआ। तो यहाँ ध्वनियों का प्रयोग पूछ रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ जो अनुस्वार है वो कौन से पंचम वर्ण का रूप है, क्योंकि पंचम वर्ण भी नासिक के और अनुस्वार भी नासिक के। तो देखो, अनुस्वार को आप पंचम वर्ण में बदल सकते हैं, और कौन से में? जो अनुस्वार के आगे वाला व्यंजन है उसके 5वें में। तो अनुस्वार के बाद में कौन आया यहाँ पे? चय। चय का पंचम वर्ण कौन है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ये पै, ये पंचम वर्ण आधा, उसके बाद में चा, फिर उसके बाद देखो चय पर अनुस्वार है, उसके आगे गय है, तो इस अनुस्वार को इस गय के 5वें में बदलेंगे। गय का 5वां का मतलब है कै खे गय, इस वर्ग का 5वां, और वो कौन है? ङे। तो मैं इसको पंचांग को ऐसे लिखूंगा, और यही विकल्प सही था, और भी कई विकल्प लिखे हुए थे उसमें। अब दूसरे तरीके में मैंने आपसे कहा था आधा व्यंजन जब भी आता है तो उस आधे व्यंजन को ऊपर और पूरे को नीचे ऐसे भी लिखा जा सकता है। भूल जाएं कि आधा ऊपर आएगा पूरा आएगा, तो इसके लिए एक उदाहरण याद रखो। कर्म या कोई भी ऊपर वाले रे वाला एक उदाहरण याद रखो। आधा रे होता है वो कहां जाता है? ऊपर, यानी आधा व्यंजन ऊपर जा रहा है। यहां से एक बात याद रख सकते हैं, हाँ, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। हाँ, ये वाली भी बात सही है। बाकी आप सीधे सीधे ये याद रख सकते हो। पता नहीं कहावत याद रहे कि नहीं रहे, कि रे जो है वो आधा होता है ऊपर जाता है। क्लियर है ना ये? तो देखो इस पंचांग को फिर मैं लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? पै, देखो आधा व्यंजन जो है 5वां उसको अपन ने ऊपर लिख दिया और गय को उसके नीचे लिख दिया। ये वाला पैटर्न जो है ये सही है, कर सकते हैं आराम से। देखो एक शब्द लिखा मैंने शुद्ध। अब आप बता सकते हैं शुद्ध में आधा कौन है? द आधा है, क्योंकि ध के कंधे पर बैठा है, ये ऊपर वाला आधा रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सु आधा द और ध। द्वंद्व शब्द हैं ये। द्वंद्व में अच्छा हिंदी एक
मानक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। इसकी एक विशेषता है कि हिंदी में ध्वनियों को जिस क्रम में बोला जाता है उसी क्रम में लिखा जाता है। तो द्वंद्व को जब बोलता हूं मैं तो कैसे बोलता हूं, द्वे, आधा दे और वे, तो हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, आधा दे और वे, द्वंद्व, आधा ने फिर द्वे, दे और वे। ऐ स्वर किस में बोला जा रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। क्लियर हो गई ये चीज। तो यहां ध्यान रखना है। अब इस तरीके से अगर ध्वनियों को देखें तो देखो, एक हमने पढ़ा नासिक की ध्वनियां, नासिक की कौन सी होती है, एक तो अनुस्वार और दूसरा कौन, पंचम वर्ण। ये पंचम वर्ण व्यंजन में बात कर रहे हैं हम, किस में बात कर रहे हैं, व्यंजन में। दूसरी जो ध्वनि है वो हो गई अनुनासिक। अनुनासिक कब होगी, जब स्वर के ऊपर किसका प्रयोग हो, चंद्र बिंदु का, जैसे ए आ ऐसे। और तीसरा जो ध्वनि का प्रकार हो गया वो हो गया निर्नुनासिक। आपसे कोई पूछ ले अनुनासिक कौन सी है, अनुनासिक कौन सी है, निर्नुनासिक, और इसको आप कह सकते हैं अनुनासिक। यहां से कोई पूछे तो सभी स्वर अपने मूल रूप में क्या होंगे, अनुनासिक। ये सभी स्वर जो है वो अपने मूल रूप में क्या है, अनुनासिक है। इन पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे तो ये अनुनासिक बन जाएंगे। यहां तक की चीज कंप्लीट है। अब आज हम बात कर रहे हैं, अगला जो भेद है वो कौन सा है, चौथा भेद है, लिखिए। और चौथा जो वर्गीकरण का आधार है वो है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर, किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर। ये वर्गीकरण का जो है ये आपका चौथा आधार है। लिखो इसमें, जिह्वा के आधार पर जो स्वर हैं उनके भेद किए जाते हैं तीन। तो आपको लिखना है तीन भेद। कितने भेद, कौन कौन से हैं जरा समझना। पहला जो है वो है अग्रस्वर, दूसरा जो है वो है मध्यस्वर, और तीसरा जो भेद है वो है पश्चस्वर। क्लियर हो गई बात। अग्र मध्य पश्चस्वर कौन से होते हैं रटना बिल्कुल नहीं है, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो। हम स्वरों के उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं कि ये ए है, ये आ है, ये ई, ये दीर्घ ई। उसके बाद में अगर स्वरों का जो क्रम है, री को हम यहां नहीं लिख रहे हैं ना, री की चर्चा इसमें नहीं कर रहे हैं। उ, उसके बाद दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। देखो उच्चारण स्थान में सबसे पहले ए और आ। वायु जब फेफड़ों से आती है तो ये देखो इतना सिस्टम है इस हिंदी का कि जिस क्रम में वायु आकर फेफड़ों से निकल रही है और पहले कहां टकराती है, कंठ में। तो पहला उच्चारण स्थान कौन, और पहला जो आपका स्वर है वो कौन, ए आ। तो इसको कंठ लिख देंगे। कंठ के बाद आगे तालु, तो तालु में कौन हो गया, ई। बस इसी क्रम में रखो। री जो है वो मूर्धा से होता है पर अभी उसका प्रयोग नहीं होता। ऊ को आप बोलकर देखते हैं औष्ठ हैं। तो देखो ये कौन है, कंठ, इसका उच्चारण स्थान तालु, इसका औष्ठ। ए आई का उच्चारण स्थान आपको पता है, ए बना है ए के साथ ई मिलने से। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का तालु, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। और
ओ औ बना है ए के साथ ऊ मिलने से। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का औष्ठ, तो ये हो गया कंठोष्ठ। कौन हो गया? कंठोष्ठ। अब देखिए जिह्वा की बात कर रहे हैं, तो यहां कंठ की बात करें तो जिह्वा का आगे का भाग तो यहां काम में आएगा नहीं। कंठ की तरफ पीछे जाके थोड़ी जिह्वा ऐसे ऊपर स्पर्श करेगी। क्या औष्ठ अगर उच्चारण स्थान है तो यहां भी जिह्वा ऐसे दांतों से भी आगे निकल के होठों को स्पर्श करेगी? नहीं करेगी। तो ये भी जिह्वा, पहले भी अग्रस्वर की बात कर रहे हैं, अग्र का मतलब जिह्वा का आगे का भाग। तो आप देखिए तालु यहां दिया हुआ है और तालु को जिह्वा का आगे का भाग स्पर्श करता है ना भाई। स्वरों में तो उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं होता, पर व्यंजन को बोलकर देखिए, के खे गे घे, उसके बाद चलते हैं चे, चे बोलते हैं तो जिह्वा का आगे का भाग ही तालु को स्पर्श कर रहा है। टे बोलते हैं तो मूर्धा को जिह्वा का आगे का भाग स्पर्श कर रहा है। ते बोलते हैं तो दांतों को भी जिह्वा का आगे का भाग स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब अगर किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान तालु, मूर्धा और दंत हैं तो जिह्वा का आगे का भाग स्पर्श करेगा। इसमें री स्वर मूर्धा से उच्चारित होता है जिसका प्रयोग नहीं है। संस्कृत में ली का प्रयोग होता है, उच्चारण स्थान दंत होते हैं, वो भी यहाँ हिंदी में नहीं आता। तो फिर कौन है एक? केवल तालु। तो तालु स्वर जो उच्चित होता है तालु से, जिसको हम तालव्य स्वर कहते हैं, वो कौन है? ई और ई। तो बताओ अग्र स्वर में ई को लिख दूं कि नहीं मैं? तो ई और ई का उच्चारण स्थान किससे हुआ? जिह्वा के आगे के भाग के द्वारा, या जिह्वा का आगे का भाग अपनी जगह से ऊपर उठने से। हम कहेंगे जिह्वा के उत्थापित स्थान के आधार पर, जिह्वा के व्यवहृत भाग के आधार पर। मैंने केवल लिखा जिह्वा, जिह्वा शब्द आ गया तो चाहे उत्थापित आए चाहे व्यवहृत आए, ये तीन भेद होंगे। तो इसके बाद देखिए औष्ठ भी नहीं हो सकता। कंठ और तालु में देखिए, यहां तालु आ रहा है कि नहीं? तो तालु को अगर जिह्वा स्पर्श करेगी या जिह्वा का भाग, स्वरों में स्पर्श तो नहीं होता पर ऊपर उठेगा तो आगे का ही उठेगा ना। तो तालु जहां आ गया वहां अग्र स्वर हो गए। तो ई और कौन? ए और आई कौन से स्वर हो गए? अग्र स्वर। बस इनको याद रखना है। कौन कौन से? ई और ए आई। बाकी सभी स्वर या तो मध्य होंगे या पश्च होंगे। अब याद रखने का एकमात्र तरीका और अच्छा है, मध्य स्वर होता है केवल ए, बाकी जो बच गए वो कौन? पश्च स्वर। तो आपको याद रखना है केवल ए को, कि ए कौन सा स्वर है? मध्य। ई और ए आई का उच्चारण स्थान तालु है। तालु अगर मान लो स्पर्श करेगा या तालु से उच्चारण होगा तो जिह्वा के आगे के भाग से होगा, इसलिए कौन सा स्वर हो गया? ये ई और ए आई दोनों ही अग्रस्वर हो गए, मध्य स्वर ए। अब जो बच गए वो कौन से? तो इसमें आ लिख दूं, उसके बाद उ, दीर्घ उ, ओ और औ। ये कौन से स्वर हो गए? पश्च स्वर। याद रहेगी कि नहीं? इनको ऐसे याद नहीं रखना है कि आप तुम रट रटा के एग्जाम में तैयार होके जाओ और बोला बस रटने में तुम माहिर हैं। रटने से काम नहीं चलेगा, रटी हुई चीजें भूल जाते हैं, कंफ्यूज ज्यादा क्रिएट होता है। अभी पांचवा भेद पढ़ेंगे तो और उसमें दोनों की खींचड़ी बन जाएगी। इसलिए आपको याद रखना है कि जिह्वा के आधार पर उच्चारण स्थान याद रख लो। उच्चारण स्थान में ई का उच्चारण तालु से होता है। आप जानते हैं तालु को स्पर्श जिह्वा का आगे का भाग करेगा। तो यहां से कंफर्म हो गया कि ये कौन सा स्वर है? अग्रस्वर। जबकि स्वरों में स्पर्श नहीं होता, पर व्यंजन का उच्चारण करके हम देख लेते हैं कि अगर व्यंजन तालव्य है तो जिह्वा का आगे का भाग काम में आ रहा है। तो कोई भी तालव्य, मूर्धन्य, दंते, चाहे व्यंजन है या स्वर है, ये जिह्वा के अग्र भाग से उच्चरित होते हैं। हालांकि उच्चरित तो जिह्वा से नहीं होते, जिह्वा जो है वो मूल उच्चारण स्थान नहीं होता है, पर इसमें जिह्वा का आगे का भाग काम में आता है। आगे हम पढ़ेंगे कर्ण। कर्ण क्या होते हैं? तो मुख में कुछ तो उच्चारण स्थान होते हैं और कुछ ऐसे भी अवयव होते हैं जो मूल रूप से उच्चारण स्थान तो नहीं होते, पर उच्चारण करने में सहयोग के रूप में उनकी मुख्य भूमिका रहती है, उनको कर्ण कहते हैं। जैसे अधरोष्ट है, जिह्वा है। तो यहां हमें अग्र स्वर में किसको याद रखेंगे? ई ए आई। मध्य स्वर कौन?
ए, बाकी सभी कौन से? पश स्वर। बताओ यहां तक क्लियर है? अब एक और प्रश्न आ सकता है, कई बार ऐसे पूछ लिया गया, केंद्रीय स्वर। तो देखो मध्य को ही हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि ए स्वर को मध्य स्वर होने के कारण केंद्रीय स्वर भी कहा जा सकता है। क्लियर है ये चीज? उतारो इसको एक बार। ये उच्चारण स्थान मैंने आपको पढ़ा दिए होंगे या अब पढ़ा दूंगा, इनको नहीं उतारना, केवल अग्र मध्य पश और ये स्वर उतार लो। और याद रखना है अग्र स्वर कौन कौन से हैं, मध्य कौन से हैं, पश कौन से हैं। क्लियर? उतारो इसको। उतार लिया? उतार लिया? देखो आगे हम बढ़ते हैं और वर्गीकरण का अगला जो पांचवा आधार है वो है मुखाकृति के आधार पर। इसको कई लोग तो पढ़ाते समय भूल जाते हैं, उल्टा सुल्टा पढ़ा देते हैं, और कई लोग अच्छी तरह से याद करके एग्जाम में भूल जाते हैं। तो इसको भी प्रैक्टिकली समझना है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक तरीके से समझना है। व्यावहारिक भाषा है तो व्यावहारिक तरीके से समझना है। सामाजिक जीवन में जो चीज़ें हम देखते हैं लगभग वही यहाँ भाषा में अप्लाई करते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने चलती है। तो देखो मुखाकृति के आधार, मुख की आकृति के आधार पर कितने भेद होंगे? तीर का निशान लगा के लिखो, 4 भेद। कितने भेद हैं? देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो है संवृत स्वर। क्लियर है? दूसरा जो भेद है वो है अर्ध संवृत स्वर। तीसरा जो भेद है वो है अर्ध विवृत स्वर। और चौथा भेद आपका आ गया विवृत स्वर। तो देखिए इस संवृत शब्द का जो अर्थ है वो होता है बंद, और विवृत जो शब्द है उसका अर्थ होता है खुला। अब आप जानते हैं अगर मुख बंद होगा तो उच्चारण होगा ही नहीं ना। तो यहां बंद का तात्पर्य है कि मुख सबसे कम खुला हुआ, सबसे कम या बहुत कम खुला है, तो वो कौन सा? संवृत है। और सबसे ज्यादा खुला है तो वो कौन? विवृत स्वर है। अब यहां से परिभाषा भी स्वतः ही बन जाएगी। इनका क्रम संवृत और विवृत को याद रखना। संवृत के बाद अर्ध संवृत और फिर विवृत का भी अर्ध विवृत है, तो अर्ध को दोनों को क्रम से लिख दो, लास्ट में विवृत। यहां समझो अगर मैं मुख की स्थिति की बात करूं कि साहब मुख जो है वो इतना खुला हुआ है ये, तो मैं कहूंगा संवृत स्वर है। मुख इससे ज्यादा खुला हुआ हो यहां तक
तो हम कहेंगे अर्ध संवृत। मुख इससे भी ज्यादा खुला हुआ हो यहां तक तो हम कहेंगे अर्ध विवृत, और मुख सर्वाधिक खुला हुआ हो यहां तक तो हम कहेंगे विवृत स्वर। क्लियर है? पानी पतासी खाइए कभी, तो पानी पतासी खाते समय जो आपका मुख खुलता है वो सर्वाधिक खुलता है, तो ये समझना इतना मुंह खुलने से अगर कोई स्वर का उच्चारण होता है वो विवृत होता है। विवृत स्वर में एक स्वर याद रखना है सिर्फ, और वो है कौन? आ। कौन सा स्वर है? ये एक याद रखना है। छोटे बच्चे को मां कहती है दवाई देते समय, आ करो बेटा, आ करो। आ क्यों कहती है? मां को भी पता है कि ये आ जो है वो विवृत स्वर है, इसमें मुख सबसे ज्यादा खुलता है। उसको कभी ये तो नहीं कहा ई करो, ऊ करो, कभी भी नहीं कहा ना। हर एक माँ छोटे बच्चे को दवाई देते समय जब उसको दवा देगी तो उसको कहेगी आ करो, फिर उसको राजी बोल के कहेगी मेरा बेटा आ करेगा, फिर वो बच्चा आ करता है, मुंह पूरा खुलेगा और दवाई का ढक्कन मुंह में। तो सोचो, एक माँ को भी पता होता है कि सबसे विवृत यानी सबसे ज्यादा मुंह खुलता है किसमें? आ में। अब इन स्वरों का मैं एक क्रम निर्धारित करता हूं प्रैक्टिकली। कैसे? देखो, मैंने यहां लिखा ए और उसके बाद बोलो आ। एक बार बोलो ए आ, ए आ। ए में कमर, आ में ज्यादा खुल रहा है कि नहीं मुंह? तो ज्यादा का मतलब सर्वाधिक किसमें? मैंने कह दिया आ विवृत स्वर है, तो इस आ से ए में मुख कम खुल रहा है, तो इसको कहां रख दिया मैंने? अर्ध विवृत में। दो काम तो कंप्लीट हो गए। फिर बोलकर देखो ए आ, ए आ खुल रहा है ना ज्यादा, तो आ विवृत है तो ए क्या हो गया? अर्ध विवृत। उसके बाद इनको तो भूलो और शुरू करो कहां से? ई ई ई ई ऊ ऊ बोलकर देखो, ई ई ऊ ऊ। मुख बहुत कम खुल रहा है ना, यानी आपका जो मुख है उसमें गैप बहुत ही कम रहता है। जीवा सर्वाधिक ऊंचाई पर, कई बार पूछ ले जीवा सर्वाधिक ऊंचाई पर किन स्वरों में होती है? सर्वाधिक ऊंचाई पर होगी तो मुख कम खुलेगा। तो कौन से स्वर हो गए? अब आप यहां लिख लो पहले, ई ई ऊ ऊ। क्लियर है? ई ई ऊ ऊ समान मुख खुल रहा है, होठों की स्थिति चेंज हो रही है। इसके बाद में कौन आता है? ए। तो एक बार बोलो ई ए। ई के बाद में ए खोलते हैं थोड़ा ज्यादा, और ए के बाद में आई, आई में और ज्यादा। तीन स्थिति हो गई कि नहीं? चौथी में जाना ही नहीं है। ई ई ऊ ऊ, ए आई। फिर देखो ओ औ, ऊ के बाद ऊ ओ औ। तीन स्थितियों पे ध्यान रखना है, बोलकर पता चल सकता है। तो बताओ सबसे कम मुख किसमें खुला? ई ई और ऊ ऊ में। किसमें? ई ई और ऊ ऊ में। अच्छा, ई के बाद थोड़ा सा इससे ज्यादा किसमें खुला? ए में। ए ओ दोनों में सेम खुल रहा है। आई औ, ए के बाद आई में ऐसे मुंह और खुल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ए और ओ इनको हम रखेंगे अर्ध संवृत में, और फिर आई औ ये कौन हो गए? अर्ध विवृत। देखो 4 2 6 3 9 और 1 10, री को छोड़ के पूरे 10 पर आ गए कि नहीं? ये वाली चीज क्लियर है? ये चलो उतार लेना इनको भी, ठीक है कि नहीं है? तो स्वरों का मुखाकृति के आधार पर जो वर्गीकरण है इसको ऐसे याद रखना है। सबसे ज्यादा मुख इसमें खुलता है आ में। आ के बाद में बाकी स्वरों को बोलकर देखेंगे, ए आ, ए आ। ए बोलकर आ बोलते हैं तो मुख ज्यादा खुल रहा है, ए में थोड़ा कम, इसका मतलब ए जो है वो अर्ध विवृत, आ विवृत। इसको याद भी रख सकते हैं, इसकी परिभाषा स्वतः ही बन गई, रटना नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत से अधिक खुलता है अर्ध संवृत। मैं ऐसे भी कह सकता हूं इनको कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत से अधिक पर अर्ध विवृत से कम खुलता है वो कौन? अर्ध संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अर्ध संवृत से ज्यादा पर विवृत से कम खुलता है वो कौन? अर्ध विवृत।
और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है वो कौन? विवृत। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं? अब आप इनको फिर से बोलकर देखो, यहां से शुरू कीजिए। इस आ को मैं इनके ठीक नीचे लिख देता हूं। देखो, बोलकर देखो, ई उ ऊ, ऊ ए ओ, ए ओ। ई के अंदर मुंह इतना खुला तो ए में और ओ में इतना। आई औ में, और फिर आ में पूरा मुंह खुल गया। ठीक है कि नहीं है? तो सर्वाधिक मुख किसमें खुलता है? और कोई पूछे विवृत स्वर कौन सा होता है तो क्या बताओगे? आ। उतार लो इसको। ये कहानी क्लियर हो गई। याद कैसे रखना है ये भी समझ गए होंगे। रटना नहीं है, रटा हुआ तो 100% भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। प्रैक्टिकली तरीके से आपको सीखना है। उतारो इनको ऐसे के ऐसे ही। और ये चारों लिखने के बाद नीचे लिख लेना संवृत का अर्थ बंद, यानी बहुत कम खुला, और विवृत का मतलब खुला। खुला का मतलब है सर्वाधिक खुला। ये दो चीजें जो है वो आप स्टार डाल के लिख लेना। हो गया? अब देखो, एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से इस पूरी चीज को मैं समझा देता हूं। अगर स्वरों को हम कहें कि ये अग्र स्वर है, उसके बाद में ये मध्य और ये पश्च, तीन हिस्से हो गए। एक रेखा इनके नीचे खींच दी, और मैंने कहा अगर मुख इतना खुलता है, इतना सा, ठीक है कि नहीं है, तो मैं इनको नाम दूंगा किसका? संवृत का। मुख इससे अधिक इतना खुलता है तो मैंने इसको नाम दिया किसका? अर्ध संवृत। रटने वालों के लिए है ये चीज। और मुख इतना खुलता है यानी संवृत से भी ज्यादा अर्ध संवृत में, और अर्ध संवृत से भी ज्यादा अर्ध विवृत में, और मुख इससे भी ज्यादा खुलता है तो ये हो गए कौन? विवृत स्वर। क्लियर है ये चीज? आप मुझे बताइए संवृत स्वर में कौन कौन से आए थे? ई उ। इनमें से ई का उच्चारण स्थान कौन? तालु। तालु है तो कौन सा स्वर हो गया? अग्रस्वर। तो मैंने यहां अग्रस्वर में किसको रखा? ई और ई को। ऊ भी संवृत्ति है, पर वो कहां आ गए? तो हमने ऊ और ऊ को इधर रखा। ई के बाद में ए और आई में आपको पता है तालुस का प्रयोग होता है, तो वो भी अग्रस्वर है। ए में मुख ई से ज्यादा खुलता है, आई में जो है वो ए से भी ज्यादा खुलता है। तो ई उसके बाद में ये कौन? ए, और ये कौन? आई। तो इधर इसके नीचे भी ऐसे ही स्वर रख दो, ऊ के बाद ओ, और इधर कौन? औ।
अर्धविवृत में एक हमने पढ़ा था कौन, ए, और आ जो है अग्रस्वर 4 ही थे, तो आ को हमने पश्च में रख दिया। ये डायग्राम में इन चीजों को ऐसे हमने रख दी। कोई समस्या? कैसे याद रखना है? ई ई उ उ, ई के नीचे ए आई ओ औ, ए बीच में और आ लास्ट में। एक ऐसे डायग्राम जो है वो अपने आंखों के अंदर सेट कर सकते हैं। यहां से स्पष्ट हुआ अग्र स्वर कौन से, ई ए आई, मध्य स्वर कौन, ए, और बाकी जो बच गए उ ओ औ, ये कौन, पश्च स्वर। संवृत स्वर कौन, ई उ उ, अर्ध संवृत कौन, ए और ओ, अर्धविवृत कौन, आई औ और ए, और विवृत कौन, आ। एग्जाम में जब बैठते हैं ना तो सामने का जो दीवार वाला भाग है उसको याद रख सकते हो, उसके 4 हिस्से कर लो। ऊपर ऊपर ऐसे याद रखो, ई उ उ, ई के नीचे ए आई ओ औ ए, और लास्ट में कौन, आ। ये डायग्राम दिमाग में फिक्स रहेगा तो क्लियर हो जाएगा अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य कौन से हैं, पश्च कौन से हैं। और वैसे मैंने इनको प्रैक्टिकली तरीके से कैसे याद करना है ये सारी चीज मैंने समझा दी है। ये था स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। और ये स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार कितने पढ़े हमने, 5। स्वर ध्वनियों के उच्चारण स्थान वैसे तो मैंने शॉर्ट में समझा दिए हैं। कल हम पढ़ेंगे स्वर ध्वनियों के उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? स्वर ध्वनियों के उच्चारण स्थान, और उसके बाद में हम चलेंगे व्यंजन की ओर। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या? टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा टेस्ट पेपर होगा, ठीक है। हर एक टॉपिक के बाद उसका टेस्ट पेपर, जो मैंने पढ़ाए हैं लगभग उनके टेस्ट पेपर दे दिए हैं, और अभी ये पूरा होगा इसका भी टेस्ट पेपर मिलेगा। और अब हर क्लास जो है वो यहाँ लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है, टेस्ट पेपर का लाइव। अगली बार आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना, आपको बस जो मैं प्रश्न सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उनको पढ़ना है, क्योंकि मैं वहाँ सारे जो आपके ये कॉन्सेप्ट हैं उनकी चर्चा करूँगा। क्लियर हो गई? पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका भी यही है कि आप एक टॉपिक को बारीकी से एक बार पढ़ें, या हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको घर जाके पढ़ें। घर जाकर आप लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में अब 1-2 दिन में लाइव वाला शुरू हो जाएगा, तो इवनिंग में आपको 5, 6, 7, 8 बजे लाइव टेस्ट पेपर जो है वो मिलेगा। जो टॉपिक यहाँ हमने पढ़ा दिया पहले क्लास में, आपको टीचर समझा रहे हैं कि नहीं, फिर उसको लिखवा रहे हैं, लिखवाने के बाद फिर उसको एक बार समझाते हैं। 3 बार तो क्लास में रिवाइज हो जाता है। अगले दिन जब अगला टॉपिक पढ़ाते हैं तो फिर उस टॉपिक को हम लोग रिवाइज करवाते हैं। कल हमने ये पढ़ा था, 4 बार हो गए। एक बार घर जाके आप पढ़ते हैं, कितने हो गए, 5। फिर शाम को आपको हम जब टेस्ट पेपर देंगे उस टॉपिक का, या जैसे मान लो टॉपिक 2-3 दिन चल गया, तो 2-3 दिन बाद में जब उसका टेस्ट पेपर होगा तो एक बार तो आप टेस्ट देंगे, तो आप अपना माइंड जो है उसका क्या स्तर है, कितना याद है, उसका तो पूरा का पूरा निचोड़ उसमें आ जाएगा। फिर जहां जहां डाउट है, जो जो चीजें समझ में नहीं आई, वो भी आपने टेस्ट पेपर दिया है, तो आपने उस जिंदगी को जिया है, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं वो आपके माइंड में है। फिर जब उसी टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ करवाएंगे तो एक बार फिर उस पूरे टॉपिक का विश्लेषण यहाँ हो जाएगा। मान लो 20 प्रश्न हैं, तो 20 प्रश्नों में हर टॉपिक 2-2, 3-3 बार समझा दिया जाएगा। मान लो एक ही प्रश्न संवृत अर्ध संवृत से आ गया, या संवृत अर्ध संवृत से 5 प्रश्न आ गए, तो उस एक ही चीज को 5 बार जो है वो यहाँ दोहरा दिया गया, तो बार बार दोहरा होके उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद डाउट्स क्या हैं, प्रश्न को कैसे घुमा फिरा कर आपके सामने पेश किया जाता है, कैसे आपको प्रश्न को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर दे कि आपका आंसर जो है वो आते हुए भी गलत हो जाए, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अगर ऑप्शन को चेंज कर दिया जाए तो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें उत्तर ही चेंज हो जाएगा, तो उसकी चर्चा भी यहाँ क्लास में हो जाएगी। फिर उसके बाद में बार बार आप रिवाइज करो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी एग्जाम नज़दीक है नहीं, अभी ये सारी जो क्लासें हैं वो मैराथन क्लासें चलने शुरू हो जाएगी, तो संडे को जो भी 4-5 टॉपिक हो गए उनका रिवाइज कर सकते हैं। एक बार पढ़ना है सिर्फ, बार बार नहीं पढ़ना। जो बार बार पढ़ते हैं ना वो सक्सेस होते भी नहीं है, और होते हैं तो बहुत समय लग जाता है। जो स्टूडेंट पहली बार ईमानदारी से मेहनत कर लेता है और
हम जिस रास्ते को दिखाते हैं उस रास्ते पर चल लेता है ईमानदारी से, तो 4 से 6 महीने में आराम से रिजल्ट आ जाता है। और उस दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलता, सही योजना उसकी नहीं होती, तो असफलता योजना के अभाव में होती है। कहीं ना कहीं उसकी सही योजना नहीं थी। आप ऐसा ही का देखो, 50 से 60% के बीच मेरिट जाती है, आपको तो 50 से 60% सिलेबस ही याद होना चाहिए, ज़्यादा जरूरत थोड़ी है क्या? ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और ये लोग जो लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं ना 15-15 घंटे, इनका उद्धार होता ही नहीं है। कईयों को तो देख रहा हूँ 5-5 साल से लाइब्रेरी में बैठे हैं, सुबह 6 बजे आके बैठते हैं, शाम को 8 बजे जाते हैं। मैं सोचता हूँ यार पढ़ क्या रहे हैं ये जो स्कूलों में कहते हैं ना किताबी कीड़े, वो बन गए कई तो, जिन्होंने इतना रट लिया पर प्रश्न को कहीं घुमा फिरा के पेश कर दे तो उनमें वो जो विवेक कौशल है ना, जो समझ है, वो है ही नहीं। तो ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट नहीं आते। एक सिविल सर्विसेज में 1 साल अच्छी मेहनत करके एक बच्चा आईएएस बन जाता है, तो क्या आप पटवारी ग्राम सेवक ऐसा ही नहीं बन सकते? बन सकते हैं कि नहीं आराम से? तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। इस आधुनिक भारत का जो दौर चल रहा है, ये जो 21वीं सदी के बाद का जो भारत है, इसमें डेटाओं की कोई कमी नहीं है। गूगल पर सर्च करोगे ना एक शब्द तो 50 मिलेंगे, और आप उन 50 को पढ़ने लग गए, इसका मतलब है कंफ्यूज के अलावा कुछ नहीं होगा। सीमित पढ़ना है, काम का पढ़ना है, अनावश्यक कुछ नहीं पढ़ना, और पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, इस वाली जो थ्योरी है इसके ऊपर काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, हर टॉपिक एक बार पढ़ो, डिटेल से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद उसके टेस्ट पेपर्स आपको सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। जो हमने पढ़ा दिया और उसके टेस्ट पेपर्स जो आ गए, उसके बाद प्रश्न एग्जाम में कहाँ से आएगा? आपको ऑफलाइन टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज मिल जाएगा, और ऑनलाइन को तो आप देखते ही नहीं हो, वो तो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दो, कुछ काम तो उनके लिए भी तो हो, यही तो करना है ना। राधा जी, ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे हैं आप। ऑनलाइन डेली अपडेट रहा करो, आपका जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर हर रोज जो है वो 20 क्वेश्चन जो हैं वो डेली क्विज के रूप में डाले जाते हैं। आप उठा के देखो, देते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग। यदि इस पैटर्न को फॉलो कर लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, और तुम लोग ऐसे खूब पढ़ने में लगे हुए हो बाकी लोगों की तरह, तो यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ध्यान दो, थोड़ा सा पैटर्न को कवर करो, डेली प्रैक्टिस करो, जो टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं उनको कवर करो, ऑनलाइन जो डेली टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं वो करो, कक्षा 6 से लेकर 10 तक का पूरा सिलेबस आपका ऑनलाइन मिल रहा है भाई। पूरे 6 से 10 तक के वीडियोज और उनके टेस्ट पेपर हैं वो दो, मॉक टेस्ट पेपर्स दो, ऑफलाइन टेस्ट पेपर दो, फिर सॉल्यूशन करो यहाँ पे। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब है आपको छोड़ देना चाहिए, ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं। यही हाल है फिर तो, फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ये जो 2024 में सामने जो भी वैकेंसी आए उसमें 101% रिजल्ट आना चाहिए, और इसके लिए सही पैटर्न आपको यूज करना है। ठीक है, कल टेस्ट पेपर दूंगा मैं इस पूरे टॉपिक का, और किसके कितने नंबर आते हैं उससे पता चलेगा कौन कितना पढ़ रहा है। ओके, थैंक यू।